इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट 2026 के एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के सेट ए का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में हम पूरा ऑब्जेक्टिव का 1 से 100 तक का आंसर करवा चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। सेट ए का खंड ब का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें से चुन करके किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में कार्बन 14 विधि क्या है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में लोथल का इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। चौथा नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में है विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखे, सिंधु घाटी सभ्यता के शवों के दाह संस्कार कितने प्रकार के थे। और 7वां नंबर क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताएं। 8वां नंबर क्वेश्चन में है मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताएं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताएं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन में मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारणों को बताएं। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। इतिहासकार नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना क्यों करते हैं, कारण बताएं। और 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 समानताएं बताएं। आईन अकबर, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताएं। मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके क्या थे। और फिर उसके बाद में है कमल महल कहाँ है, इसका क्या उपयोग था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, उनका जीवन परिचय दें। और फिर है 20 नंबर में खालसा पंथ की स्थापना किसने की और कब की, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे झूम खेती क्या है। ठीक है, संस्थाल विद्रोह कब हुआ, इसके नेता कौन थे। तात्या टोपे कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई। फिर आगे इसमें देखेंगे बाबू कुंवर सिंह कौन थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था। 26 नंबर क्वेश्चन में भारत की सर्वप्रथम रेल कब और किन स्टेशनों के बीच चली। 27 नंबर क्वेश्चन में सर एडविन लुटियंस कौन थे। और 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गांधी जी के जीवन में निम्नलिखित 4 वर्षों का महत्व बताएं, जिसमें 1915, 1920, 1930 और 1948 है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कम्युनल अवार्ड क्या था। और 30 नंबर में क्रिप्स मिशन भारत कब आया, इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब इसमें हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखने के बाद इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक है, जिसमें से चुन करके केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, और 100 से 120 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का आंसर लिखना है। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन। ठीक है, इसको आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन में है महावीर स्वामी का जीवनी और उपदेशों का वर्णन करें, और इसके साथ ही गौतम बुद्ध के जीवनी और उपदेशों का भी वर्णन करें। इसको भी आपको पढ़ के जाना है। 34 नंबर क्वेश्चन में अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। और 35 नंबर में है कि गुरु नानक देव पर एक लेख लिखें। चलिए फिर आगे देखेंगे। इसमें हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन में 1857 के विद्रोह की असफलताओं के कारण बताएं। और 37 नंबर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। और 38 नंबर क्वेश्चन में है भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए लघु उत्तरीय से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। तो इसमें लिखेंगे कि हड़प्पा नगरों में पक्की ईंटों से बने ढके हुए नाले थे। यानी हड़प्पा जो नगर थे उनमें जो नाले बने हुए थे पक्की ईंटों से बने हुए थे, और वो भी पक्की ईंटों से बनने के बाद उन नालों को ढक दिया गया था। घरों के छोटे नाले मुख्य नालों से जोड़े गए थे। ठीक है, घर के जो छोटे छोटे नाले थे उन सभी नालों को जो मेन नाला था, मुख्य नाला था, उससे जोड़ दिया गया था। और नियमित साफ सफाई हेतु मनहोल बनाए होते थे। ठीक है,
और हमेशा नियमित रूप से उसकी साफ सफाई होती थी। इससे उन्नत नगर योजना का पता चलता है। किस सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कार्बन 14 विधि क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कार्बन 14 विधि पुरातत्वों में वस्तुओं की आयु पता करने की तकनीक है। ठीक है, यानी कार्बन 14 विधि के माध्यम से किसी भी पुरानी चीज़ का, वस्तु का उम्र पता किया जाता है, उसकी आयु को ज्ञात किया जाता है कार्बन 14 विधि के द्वारा कि वह चीज़ कितनी पुरानी है। ठीक है, इसमें जीवित पदार्थों में मौजूद रेडियोधर्मी कार्बन 12 की मात्रा मापकर वस्तु की उम्र निर्धारित की जाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है लोथल कहाँ है, इसका महत्व क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले के पास स्थित हड़प्पा स्थल है। ठीक है, लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात के एक ज़िला है अहमदाबाद, उसी के पास में एक हड़प्पा स्थल है, वहीं पर लोथल है। यह विश्व के सबसे प्राचीन डाक यार्डों में से एक है तथा प्राचीन समुद्री व्यापार केंद्र भी था। और लोथल जो था वो विश्व के सबसे पुराने डाक यार्डों के मतलब बंदरगाह, यानी लोथल में बंदरगाह भी है। ठीक है, वो पुराने जो बंदरगाह थे उनमें से एक है और लोथल से समुद्री व्यापार किया जाता था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र बताएं। तो इसमें लिख देंगे कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र निम्नलिखित है। पहला में हड़प्पा, दूसरा में मोहनजोदड़ो, तीसरा में लोथल और चौथा में कालीबंगन प्रमुख केंद्र थे। चलिए फिर 5वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार पाए गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार पाए गए। ये अनाज संग्रह और खाद्य सुरक्षा हेतु बनाए गए थे, जो संगठित प्रशासन व कृषि अधिशेष का संकेत देते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था उसमें अनाज को रखने के लिए विशाल भंडार बनाए गए थे। ठीक है, और विशाल भंडार तो बनाए ही गए थे, इसमें अनाजों को रखा जाता था और उसकी सुरक्षा के लिए ये विशाल अन्नागार बनाए गए थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता में 100 संस्कार के प्रकारों को लिखें। तो इसमें लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता में 100 संस्कार मुख्यतः 3 प्रकार से होते थे। ठीक है, पूर्ण दफन, उसके बाद में अस्थि संग्रह दफन तथा प्रतीकात्मक दफन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में है सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता समकालीन थी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन में है मौर्यकालीन इतिहास के 2 साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मौर्यकालीन इतिहास के 2 साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित है। पहला में अर्थशास्त्र और लिख देंगे कोष्ट में कौटिल्य, और दूसरा में इंडिका, इसमें लिख देंगे मेगास्थनीज, जो प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर्यक वंश का संस्थापक और काल। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसका शासन काल लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारणों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर में उपजाऊ गंगा घाटी क्षेत्र और लोहे की उपलब्धता मगध के उत्थान के प्रमुख कारण थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर लिखेंगे कलिंग युद्ध के बाद अशोक हिंसा से दुखी होकर बौद्ध धर्म अपनाया और धर्म नीति तथा अहिंसा का प्रचार किया। चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन में है कि गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर और तिगवा मंदिर गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे समुद्रगुप्त ने अनेक युद्ध जीतकर विशाल साम्राज्य बनाया, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन को उसके बाद में इसमें हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद में 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार पर आधारित था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके जीवन, जो आर्थिक जीवन थे
वो कृषि पर निर्भर था, पशुपालन पर निर्भर था, उद्योग धंधों पर निर्भर था और वे लोग व्यापार भी करते थे। ठीक है, गेहूँ, जौ, चावल आदि की खेती करने में वे लोग माहिर थे। ठीक है, तथा बैल, भैंस, भेड़ आदि भी पालते थे। यही सभी जो बैल, भैंस, भेड़ है ये उनके पालतू जानवर थे। कुम्हार, सुनार, बुनकर जैसे शिल्पकार विकसित थे और उस समय में कुम्हार भी थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, सुनार भी थे, बुनकर भी थे और शिल्पकार भी थे। ये सभी लोग उस समय विकसित थे। कपड़ा, मनके, धातु वस्तु बनाई जाती थी। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता में कपड़ा का भी निर्माण होता था, मनके का भी निर्माण होता था, धातुएं वस्तु क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। उसके साथ ही आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों होते थे। उस समय आंतरिक व्यापार भी होता था और देश से बाहर भी व्यापार होते थे। मेसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं और मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापार हैं उस समय के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेसोपोटामिया से। माप तौल की मानकीकृत प्रणाली भी थी। उस समय किसी भी वस्तु को मापने या तौलने की प्रणाली थी। ठीक है, इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था संगठित और विकसित थी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गुप्त काल में आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति थी। गुप्त काल में क्या थी? आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति हुई। कृषि उत्पादन बढ़ा, व्यापार और उद्योग धंधे फले फूले तथा नगरों का विकास हुआ। गुप्त काल में आपको याद रखना है कि उस समय आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति हुई, कृषि में उत्पादन बढ़ा, व्यापार और उद्योग फले फूले तथा नगरों का विकास हुआ। कला, साहित्य और विज्ञान में भी उन्नति हुई। कालिदास, आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए। सोने के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा और समृद्धि आई। ठीक है, इसलिए इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि महावीर स्वामी का जीवनी और उपदेशों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जो थे उनका संबंध जैन धर्म से था और वे 24वें तीर्थकर थे। उनका जन्म वैशाली के पास एक कुंड ग्राम है। उनका जन्म जो हुआ था वो वैशाली के पास में एक कुंडल ग्राम कहिए या कुंड ग्राम कहिए, उसी में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया और कठोर तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति की। जैसे ही वे 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने घर को क्या किया, छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में घर को कठोर तपस्या की और उसके बाद में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। उनके मुख्य उपदेश थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उन्होंने आत्मसंयम और नैतिक जीवन पर बल दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णुता पर आधारित थी। उसने जजिया कर को समाप्त किया और सभी धर्मों को सम्मान दिया। उसने इबादत खाना बनवाया जहाँ विभिन्न धर्मों पर चर्चा होती थी। ठीक है, उसने दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसकी नीति का उद्देश्य साम्राज्य में एकता और शांति को स्थापित करना था।